एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जो कि लास्ट मॉड्यूल है साइकोलॉजी का, जो कैरी करता है 15 मार्क्स। ओके, ये हमारा साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 23 का पार्ट थर्ड। ओके, 2 पार्ट इसके ऑलरेडी हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिम्टम्स, कॉजेज, यानी कि वो सारे सिम्टम जो एंजाइटी, डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर का कारण बनता है, या फिर वेज क्या है उसको डील करने का। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब होता है वो सारे बिहेवियर या फिर थॉट जो किसी इंसान के माइंड में रिपीटेटिव बेसिस पे चलते रहता है। ठीक है, वो कहीं भी जाए तो हर चीज़ परफेक्ट जगह पे रखी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। कोई चीज़ अगर टेढ़ी भी रखी हुई है तो उसको लगेगा नहीं, एकदम सीधी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर उसको लगेगा कि हर चीज़ ही गंदी है, कुछ भी छुएंगे तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, हमारे हाथ बार बार साफ होने चाहिए, एकदम क्लीन होने चाहिए। तो यही होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। ऑब्सेशन हो जाता है किसी भी थॉट या फीलिंग या कोई बिहेवियर को लेके। मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व नोटेबल चेंजेस इन थिंकिंग, मूड और बिहेवियर लीडिंग टू पर्सनल डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। जो मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो इन्वॉल्व करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है थिंकिंग में, मूड और जो बिहेवियर होता है उसमें। और ये किस चीज़ के लिए लीड करता है? ये करता है पर्सनल डिस्ट्रेस। पर्सनल डिस्ट्रेस मतलब कि इमोशनली आदमी जब सफ़र करता है, पर्सन जब सफ़र करता है, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्ट्रेस। और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग मतलब डेली लाइफ के प्रॉब्लम से अच्छी तरीके से उसको कॉप अप नहीं कर पाना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला डिसऑर्डर दिया हुआ है, दैट इज मूड डिसऑर्डर। मेन टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर्स आर depression, mania and bipolar disorder. Mood disorder like depression and bipolar disorder involve prolonged and restricted emotions. It means जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक डिप्रेशन या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ये क्या होते हैं? ये प्रोलॉन्ग होते हैं, यानी कि एक ही टाइप का इमोशन लंबे टाइम तक चलते रहता है। एंड देन रेस्ट्रिक्टेड इमोशन मतलब ये अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं, उतना शो नहीं कर पाते हैं, कोई भी टाइप का हो, या एंगर हो या फिर सैडनेस हो, तो उतना दिखा नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इंक्लूड्स सिम्टम्स सच एज, जो ज़्यादातर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं? डिप्रेस्ड मूड, उनका मूड डिप्रेस्ड रहता है, ऑफ रहता है। देन चेंजेस इन वेट एंड स्लीप, उनकी स्लीपिंग का जो शेड्यूल होता है या फिर उनका जो वेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। फटीक उनको होता है। एंड थॉट्स ऑफ डेथ, मरने का या फिर सुसाइडल थॉट्स जो कहते हैं वो आता है। जेनेटिक फैक्टर्स, एज एंड लाइफ इवेंट्स कंट्रीब्यूट टू द रिस्क, मतलब जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में कोई इश्यू हो, कोई डिसऑर्डर था या कोई बीमारी थी, उसकी वजह से भी डिसऑर्डर या इलनेस होने के चांसेस होते हैं। एज मैटर करता है, लाइफ इवेंट्स हो गया, कोई कोई ऐसा लाइफ इवेंट हो जाता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है किसी पर्सन पे, जिसकी वजह से वो रिस्क पे होते हैं ज़्यादातर डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन में जाने के। विथ वुमेन मोर सस्केप्टिबल इन अर्ली एडल्टहुड, जो औरतें होती है वो ज़्यादातर, उनको कब हो सकता है ये चीज़? अर्ली एडल्टहुड में हो सकता है। और फॉर मैन ये कब होता है? अर्ली मिडिल एज में होता है या फिर ओल्ड एज में होता है। ठीक है, आर लाइकली टू एक्सपीरियंस मोर डिप्रेशन, मतलब ये 2 एज यहाँ पे आप समझ सकते हो। वुमेन के लिए वो अर्ली एडल्टहुड है, एंड देन मैन के लिए वो क्या है? वो है अर्ली मिडिल एज या फिर ओल्ड एज। तो इस वक्त वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए। अदर जो रिस्क फैक्टर होते हैं जो डिप्रेशन को ला सकते हैं, वो क्या क्या होता है? वो होता है नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक घटना किसी इंसान के साथ घट जाती है तो उसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। लोनलीनेस, यानी कि कोई हमेशा ही अकेलेपन में रहता है, उसको भी हो सकता है। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, मतलब सोशल सपोर्ट ना मिलना, यानी कि आइसोलेशन में रहना। ओके, सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं होना, सोशल इवेंट में इन्वॉल्व नहीं होना। देन यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा है डिप्रेशन क्या हो गया? प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ लो मूड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई मूड या फिर कोई एक टाइप की फीलिंग का रह जाना, एंड देन चीज़ों में इंटरेस्ट खोते जाना। बाइपोलर का मतलब क्या हो गया? वो इन्वॉल्व करता है एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, कभी गुस्सा, कभी खुशी हो गया, कभी एग्रेशन, कभी एकदम सैडनेस। ओके, तो ये आता है बाइपोलर में। नाउ मूव टू द मेनिया। मेनिया इज मार्क्ड बाय यूफोरिया, हाई एक्टिविटी, talkativeness, often alternating with depression in bipolar disorder.
Suicide risk in higher in bipolar mood disorders influenced by factors like age, gender, ethnicity and recent negative life events. यूफोरिया का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, मीन्स की इंस्टेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और जॉय, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हैप्पीनेस जब फील होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूफोरिया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो सुसाइड का रिस्क होता है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा होता है। और उसको अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ करती है, फैक्टर एज हो गया, जेंडर हो गया, एथनिसिटी, रिसेंट कोई नेगेटिव इवेंट हो गया, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेनिया के बारे में मैंने लिखा हुआ है, मेनिया मीन्स फीलिंग सुपर एक्साइटेड। ठीक है, मेनिया का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड फील करना। टॉकिंग अलॉट, बहुत ज़्यादा बात करना। एंड बीइंग वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना। ठीक है, एकदम फुल एनर्जी। ऑफन स्विचिंग विथ टाइम ऑफ फीलिंग डाउन इन अ कंडीशन कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। जो डिप्रेशन होता है, ओके, जो ऊपर में यहाँ पे डिप्रेशन को मैंने डिफाइन किया था, डिप्रेशन क्या है, एकदम लो मूड, ओके, लो कंडीशन। और वहीं पे मेनिया क्या है, मेनिया है एकदम हाई कंडीशन, एकदम एक्सट्रीम में कोई चीज़ फील हो रही है। तो जब कोई पर्सन लो मूड में जाता है, फिर वहाँ से हाई मूड में जाता है, फिर लो में जाता है, हाई में जाता है, तो ये जो लो हाई का चक्कर चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, और हाई में कोई पर्सन है, एक्सट्रीम में हैप्पीनेस है, एक्सट्रीम में कम नींद ले रहा है फिर भी नींद पूरी हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो मेनिया में है। और एकदम ही लो एनर्जी है, उसका मूड ऑफ रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, इंटरेस्ट खोता जा रहा है, तो हमारा वो डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहला क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव अनएक्सप्लेन्ड वरी लास्टिंग एट लीस्ट 6 months। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबे टाइम तक रहने वाला, एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, अनएक्सप्लेन्ड वरी मतलब बिना कोई कारण के बहुत ज़्यादा डरना, वरी करना। ठीक है, जो कम से कम कितना तक चलेगा, 6 महीनों तक। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD। सिम्टम्स इंक्लूड, सिम्टम्स क्या क्या इसमें इंक्लूड रहता है, हाइपर विजिलेंस, रेस्टलेसनेस एंड मोटर टेंशन। हाइपर विजिलेंस मीन्स की अलर्ट हो जाना, डेंजर या थ्रेट को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना। ठीक है, रेस्टलेसनेस मतलब हो जाता है बेचैनी, मीन्स की वो जो पर्सन है वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। एंड मोटर टेंशन, मोटर टेंशन मीन्स मतलब कोई भी फिजिकल रिएक्शन है ना एंजाइटी के टाइम में, जैसे कमरे के चारों ओर घूमना या फिर जो अपने पैरों की उंगलियां होती है उसको थपथपाना, ये सिम्टम्स होते हैं किसका, GAD का। ओके, देन सेकेंड हमारा आता है पैनिक डिसऑर्डर, रिकरेंट एंजाइटी अटैक विथ इंटेंस टेरर। पैनिक अटैक्स आर मार्क्ड बाय सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल स्पाइक्स ऑफ इंटेंस एंजाइटी। पैनिक अटैक क्या होता है, बार बार कोई अटैक आना, वो भी बहुत ज़्यादा तीव्र होके। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होके जब कोई चीज़ आती, जैसे कि कोई भी इमोशन है, सैडनेस है, कुछ भी है, तो बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइक आ जाना। ठीक है, वो तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर उस टाइम पे लाइक हार्ट, जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। एंड देन डिजीनेस यानी कि चक्कर आना हो सकता है, कांपना हो सकता है, ट्रैम्बलिंग। एंड देन पैल्पिटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। ये सब तब होता है जब पैनिक अटैक आता है। देन हमारा आता है फोबियाज। ओके, कितना टाइप के फोबियाज होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। पर्टिकुलर फियर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, पीपल और सिचुएशन, कोई भी ऑब्जेक्ट के प्रति या कोई भी इंसान के प्रति या सिचुएशन के प्रति एक फियर डेवलप हो जाना, जिसको बोलते हैं फोबिया। फॉर एग्जाम्पल कोई जो पर्सन है वो अंधेरे से डरता है, ठीक है, तो उसको उस चीज़ से रिलेटेड फोबिया है। तो टाइप इसके क्या क्या है, स्पेसिफिक फोबियाज, सोशल फोबिया, एंड देन थर्ड है एगोराफोबिया। ओके, व्हाट इज स्पेसिफिक फोबियाज, स्ट्रॉन्ग irrational fears of specific object or situation that can significantly disrupt daily life, intense fear of spiders, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ओके, किसी भी चीज़ को लेके। इरेशनल मीन्स तर्कहीन, जो कोई डर हो, ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जिसमें इंसान तर्क नहीं दे पाए कि तुम उनसे क्यों डर रहे हो, नहीं बस डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, उसका कोई लाइक ऐसा कोई तर्क वाला डर नहीं है वो। ठीक है, और सिचुएशन दैट कैन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब डेली लाइफ, जो उसके जो उस पर्सन की डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेंस फियर ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर से बहुत लोग डरते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं स्पाइडर क्या ही कर देंगे पता नहीं, अब उसमें कोई तर्क नहीं है, स्पाइडर आपको कुछ नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी डर लगता है।
ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से या सिचुएशन से बहुत सारे लोग डरते हैं, जिसका कोई तर्क नहीं है डरने का, बट फिर भी डरते हैं, तो वो हो जाता है स्पेसिफिक फोबियाज। ठीक है। सेकेंड है सोशल फोबियाज, मीन्स फियर ऑफ सोशल सिचुएशन। जो सोशल सिचुएशन होता है उससे बहुत लोग डरते हैं, जैसे कि कोई जजमेंट पास ना कर दे, या अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मतलब वो सोशली लोगों से इंटरेक्ट करना अवॉइड करते हैं ज़्यादातर। जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, उससे भी बहुत लोगों को डर होता है, फोबिया होता है, वो कर ही नहीं पाते हैं पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक जो भी कम्युनिटी वगैरह में अगर इन्वॉल्व होना हो तो वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सोशल फोबिया होता है। देन थर्ड हमारा आता है एगोराफोबिया, यानी कि भीड़ से डर लगना, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं उस जगह पे जाने से डरना। afraid of places or situations that feel hard to escape from, मतलब ऐसी प्लेसेस जहाँ से, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो और वहाँ से उस पर्सन को निकलने में लगता हो कि नहीं अब यहाँ से मैं निकल नहीं पाऊंगा, इस चीज़ का डर, या फिर वैसे सिचुएशन का डर। किसी को अगर मुंबई ट्रेन में चढ़ा दिया जाए, जिसको ये वाला फोबिया है एगोराफोबिया, तो उसको लगेगा कि अब तो मैं गया भाई, तो मुंबई लोकल ट्रेन में वो नहीं सफ़र कर पाएगा। मेकिंग पीपल अवॉइड दोज प्लेसेस, तो ये जो फोबिया है वो उस पर्सन को ऐसे प्लेसेस में जहाँ भीड़ भाड़ होता है वहाँ जाने से उसको रोक देता है, वो अवॉइड करता है वैसे प्लेसेस में जाने से। फॉर एग्जाम्पल अफ्रेडिंग टू लीव देयर होम टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, मतलब उनको न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, अपने घर को छोड़ के वो नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज दे फियर दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, वो डरते हैं कि कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। इमीडिएट हेल्प वोंट बी अवेलेबल, कोई भी इमीडिएट वहाँ पे हेल्प यानी कि तुरंत मुझे कोई वहाँ हेल्प नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो इस चीज़ से जो लोग डरते हैं उनको एगोराफोबिया होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि ओसीडी। जिनको ओसीडी होता है ना, वो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं बहुत ज़्यादा फोकस करने से किसी एक पर्टिकुलर आइडिया, टॉपिक या थॉट पे। ठीक है। ऑब्सेसिव बिहेवियर इन्वॉल्व्स परसिस्टेंस, यानी कि जिद्दीपन, अनप्लेजेंट थॉट्स। ऑब्सेसिव जो बिहेवियर है वो लगातार एक ही थॉट से जूझ रहे होते हैं, परेशान होते हैं। ये थॉट नेगेटिव करने वाला होता है, किसी भी इंसान को दुखी करने वाला होता है। ठीक है। देन कंपल्सिव बिहेवियर इंक्लूड्स रिपीटेटिव एक्शंस लाइक काउंटिंग और चेकिंग। जो कंपल्सिव बिहेवियर होता है वो क्या करता है, वो रिपीटेटिव एक्शन या फिर थॉट पर डिपेंड होता है, जैसे कि बार बार काउंटिंग का, ये चीज़ इतनी है या नहीं, मैंने वहाँ 4 चीज़ रखी थी, वहाँ 4 है कि नहीं, उसको बार बार देखते रहना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है रिपीटेडली चेकिंग इफ डोर आर लॉक्ड इवन व्हेन लॉजिकली नोइंग दे आर सिक्योर्ड, मतलब हमें लॉजिकली मालूम है कि हम तो अभी लॉक लगा के आए हुए हैं ना, फिर भी हमारे माइंड में वो चीज़ आती है कि एक बार देख लेती हूँ फिर से कि लॉक लगा है कि नहीं, लॉक लगाया कि नहीं। तो ये चीज़ किस में आता है, ओसीडी में। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं मतलब आपको ओसीडी की दिक्कत है। हमारा आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, often triggered by natural disasters, terrorist attacks, accidents और war related situation। ये जो हमारा स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, वो किस वजह से होता है, वो टेररिस्ट के अटैक से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट से हो सकता है, वॉर रिलेटेड सिचुएशन से हो सकता है, या फिर कोई लाइक बाढ़ आया हो, सुनामी आया हो, या भूकंप आया हो, कोई भी टाइप का नेचुरल जो डिजास्टर्स होता है उसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। सिम्टम्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूडेड होते हैं, वो होता है रिकरेंट ड्रीम्स, बार बार सपनों का आना, जो चीज घटा, मान लो कि आपको ऐसी जगह पे थे, फिर टेररिस्ट अटैक हुआ तो आपको उसी के सपने बार बार आ रहे हैं और आपको परेशान किए जा रहे हैं। देन फ्लैशबैक आता है, मान लो एक्सीडेंट हो गया तो आपको बार बार वही चीज याद आ रही है आपके माइंड में। इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, मतलब उथल पुथल हो गया है, आपके कंसंट्रेशन में फोकस नहीं कर पा रहे हो आप। देन इमोशनल नमिंग, मतलब सुन पड़ जाना। These disorders can significantly impact daily life। ये जो सारे डिसऑर्डर होते हैं वो हमारे डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। रिक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोप्रिएट सपोर्ट, जो कि डिमांड करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग और एक अप्रोप्रिएट सपोर्ट की, ताकि वो ठीक हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है प्रिपरेशन ऑफ केस हिस्ट्री। Focus is placed on understanding the individual's behavior pattern within their family, friends, social and occupational context। इसमें हमारा फोकस कहाँ रहेगा, इसमें हमारा फोकस रहेगा ये समझने में कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, उसके फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, या सोशल, जब वो सोशली कनेक्ट करता है लोगों के साथ तब, या जब वो ऑक्यूपेशनल यानी कि काम से रिलेटेड कोई चीज़ करता है, वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ करता है, तब उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है। इन सारी चीज़ों को समझना ये किसमें आता है, प्रिपरेशन ऑफ केस हिस्ट्री।
नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आफ्टर प्रिपेयरिंग केस हिस्ट्री प्रिपेयर करने के बाद द साइकोथेरेपिस्ट आइडेंटिफाइज सर्टेन की प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। मतलब जो केस हिस्ट्री है उसको प्रिपेयर करने के बाद अब साइकोथेरेपिस्ट क्या करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे मूल कारणों को, ठीक है, जो सडन एक रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान देने की। दिस इज अचीव्ड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल टेस्ट एंड इंटरव्यूज। ये कैसे अचीव होता है, ये अचीव होगा क्लिनिकल टेस्ट से और इंटरव्यू से। मतलब पेशेंट का इंटरव्यू होगा, उनसे बातें करी जाएंगी और क्लिनिकली जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी, टेस्ट किया जाएगा। देन आता है हमारा थेरेप्यूटिक सेशन। साइकोथेरेपिस्ट कंडक्ट फोकस्ड सेशन विथ क्लाइंट्स बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स नेचर एंड सीवियरिटी। जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, सेशन कंडक्ट करते हैं, और उस सेशन में वो जैसा कि क्लाइंट है उसी के बेस्ड उसका नेचर क्या है या फिर सीवियरिटी गंभीरता कितनी है उस डिसऑर्डर की, इस हिसाब से वो फिर सेशन कंडक्ट करते हैं और क्लाइंट को थेरेपी देते हैं। आफ्टर ईच सेशन द थेरेपिस्ट चेक प्रोग्रेस एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट एज नीडेड। और हर एक सेशन के बाद वो ये चेक करते हैं कि प्रोग्रेस कितना हो रहा है, क्लाइंट मेरा कितना ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट और ज़्यादा एडजस्ट करने की नीड है या फिर इसी टाइप के ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब सेशन कंडक्ट करके पेशेंट को ठीक करना। देन हमारा आता है टर्मिनेशन ऑफ थेरेपेटिक इंटरवेंशंस। नाउ क्लाइंट्स एंड फैमिली मेंबर्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो सजेशंस एट होम विथ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर विजिट्स इफ नीडेड। इसमें एडवाइस दिया जाता है कि आपको घर पे भी सजेशंस फॉलो करने हैं, मतलब इसको एक अच्छा माहौल बना के देना है, इसका ख्याल रखना है, इसको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है ना, तो उसका बेसिकली पूरी तरह से ख्याल रखना, और पॉसिबिलिटी है कि अगर आगे विजिट करना पड़े तो करना है। लास्ट का जो टॉपिक है वो मैं आपको बुक से ही करा देती हूँ, इसमें डिटेल में दिया है तो यहाँ आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। स्पेसिफिक वेज टू प्रमोट मेंटल हेल्थ इंक्लूड अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ स्पेसिफिक वेज क्या है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। पहला है अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशंस, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग अ स्टेबल इन्वायरमेंट दैट इज सेंसिटिव टू चिल्ड्रंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स। मतलब एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशनल जो नीड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, फिर एक सेंसिटिवनेस होना चाहिए, विथ प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स से उनको प्रोटेक्ट करना, अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली लर्निंग एंड इंटरेक्शन दैट आर रिस्पॉन्सिव, इमोशनली सपोर्टिव एंड डेवलपमेंटली स्टिमुलेटिंग। जो शुरुआती चीज़ें हैं वो उनको सिखाना, फिर इंटरेक्शंस करना, इमोशनली उनको सपोर्ट करना, ऐसी एक्टिविटी करना जो उनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल अदा करे, जैसे कि कोई टॉय हो गया, ठीक है, ऐसा टॉय जो कि उनके माइंड के लिए अच्छा हो। सपोर्ट टू चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल लाइफ स्किल्स प्रोग्राम, बच्चों को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है लाइफ स्किल प्रोग्राम से सिखा के, उसमें उनको भेज के। देन चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो चाइल्ड और यूथ प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व करके। थर्ड है सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब वुमेन का जो एक्सेस एजुकेशन में उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, उनको एजुकेशन दिलाना। एंड माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स, वीमेन के लिए छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करना ताकि वो अपना एक जो भी काम करना वो चाहती है वो कर सके, ठीक है, जो कि अक्सर नहीं पॉसिबल हो पाता बैंकिंग के लेवल पे जाके लोन लेना, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह होता है। तो यहाँ पे वुमेन के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं कि छोटे छोटे उनको लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। सोशल सपोर्ट फॉर एल्डरली पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल बी फ्रेंडिंग इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी एंड डे सेंटर्स फॉर द एज्ड। इसका मतलब है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेना, ठीक है, कम्युनिटी बनाना हो गया या फिर उनके लिए डे सेंटर खोलना हो गया, तो ये सारी चीज़ें करना। देन प्रोग्राम्स targeted at vulnerable people including minorities, indigenous people, migrants and people affected by conflict and disasters. For example, psychosocial interventions after disasters. ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना, ओके, ताकि जो भी पीड़ित लोग हैं, जो माइनॉरिटी में है या इंडिजीनियस पीपल है, माइग्रेंट पीपल हैं, जो अफेक्टेड हैं कॉन्फ्लिक्ट से या फिर डिजास्टर से, उनको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, इमोशनल इम्पैक्ट जो भी उन पर पड़ा है उसकी वजह से उनको जो भी इफेक्ट हो रहा है उनको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। देन है हमारा मेंटल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज इन स्कूल, मतलब स्कूल में मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा किया जा सके इस पे प्रोग्राम्स करना, इस पे एक्टिविटीज करना। एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है, प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग सपोर्टिव इकोलॉजिकल चेंजेस इन स्कूल। देन हमारा आता है मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस एट वर्क, मेंटल हेल्थ का वर्क में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस प्रिवेंशन प्रोग्राम, वहाँ पे स्ट्रेस को प्रिवेंट करने का, स्ट्रेस से ठीक होने का वहाँ पे प्रोग्राम किया जा सकता है। देन हाउसिंग पॉलिसीज, यानी कि एक हाउस को ऐसे बनाना, उसको ऐसे रखना, अफोर्डेबल रखना, ठीक है, और मेंबर्स कितने होंगे नहीं होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट करना कि वहाँ पे जब हम रहें तो हमारा मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग इम्प्रूवमेंट, वायलेंस प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, यानी कि जो वायलेंस होता है उसको कैसे रोका जा सकता है उसके लिए प्रोग्राम्स करना। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड एक्सेस टू आर्म्स, अल्कोहल की जो अवेलेबिलिटी है, उपस्थिति है, उसको कम करना, एंड देन जो एक्सेस है हथियारों का उसको भी प्रिवेंट करना, रोकना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है। देन पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पुअर, कि पुअर लोगों को सेफ रखना और उनकी सुरक्षा करना और गरीबी को कम करना। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंड कैंपेन्स, भेदभाव नहीं हो उसके लिए लॉज बनाना, ओके, कैंपेन करना, अभियान चलाना, जो सारी चीज़ें आती है वो एक वे हो जाता है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने का। सो कमेंट डाउन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो, एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।